आलोचना नहीं करते, वह फैक्ट्स के साथ काम करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। वो जो उपयोग सही, क्योंकि बाहर रहता है तो उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे वैसे ही हो जाते हैं, जो फिर वही एक पीढ़ी फिर गैप हो जाती है और मजदूर ही बनकर। रात की प्रति व्यक्ति आय आपको 2,72,000 प्रति व्यक्ति है सालाना, और बिहार की 66,828 है। अब सोच लीजिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW News 24। देखिए, मैं अभी हूँ मोतिहारी में, और मोतिहारी में बता दूं कि छतौनी एक जगह पड़ता है, बस स्टैंड, आप लोग जानते होइएगा। हमारे साथ जन सुराज से जुड़े हुए हैं सर, और सर मधुबन विधानसभा से प्रभारी भी है। तो सर से पहले परिचय जानेंगे कि सर का परिचय क्या है। सर एक इंडियन आर्मी से रिटायर्ड भी है वहाँ से, और बैंक से भी रिटायर है। सर से पहले परिचय जान लेते, सर बतलाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, जीवन कैसे कटा, क्या कि सर का जीवन कुछ अलग ही है। सुनिएगा तो आप लोग बहुत हंसी भी आएगा। हाँ सर, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी है, और मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मधुबन विधानसभा प्रभारी जन स्वराज पार्टी के हैं। और मेरा परिचय यह है कि मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं स्थानीय MS कॉलेज से हुई। BSc किए, BA ऑनर्स किया, MA हमने जबलपुर से किया, और MPhil और PhD भी जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से, BEd भी उसी विश्वविद्यालय से किया। बाकी PGDCA हमने भोपाल के जो राजीव गांधी औद्योगिक संस्थान है उसके द्वारा किया। हमारे अंदर तमन्ना ये जरूर थी, हमारे अंदर एक टीस थी कि बिहार में जो भी परिवर्तन, बिहार में जो भी स्थितियां हैं वह संतोषजनक नहीं है। इसीलिए हमने पहले डिफेंस की सर्विस की, 24 साल 7 महीने के बाद वहां से क्विट करके IBPS से बैंक में आए, और बैंक से भी हम रिटायर होने के बाद में प्रशांत किशोर जी की बातों को सुना और उसमें हमने ज्वाइन कर लिया। सर ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है, और ये मोतिहारी के अमर छतौनी के न्यू मोहल्ले में रहते हैं जी। सर आप जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। सर जन स्वराज को क्या देख करके आप जुड़े? क्या है कि बिहार में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम बात करें, अगर बढ़िया जो अब हाईलाइटेड पार्टी है, कम से कम 5-7 है। सर आपको भी पता, हमको भी पता ये बात। सर जन स्वराज क्यों ज्वाइन किए, क्या मोटिव है सर जन स्वराज से जुड़ने का कारण यह है कि अगर आप किसी भी समाज, जो पैटर्न है शासन व्यवस्था का, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, विकास, पलायन, ये सभी विषयों पर सरकार का कोई तवज्जो नहीं है, बदतर स्थिति है। यहाँ आए दिन निधन होता है, लोगों का व्यवस्था गड़बड़ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी नाजुक है कि कोई सभ्य समाज के व्यक्ति निकल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है व्यवस्था परिवर्तन की, और यह चीज़ हमने प्रशांत किशोर जी की भावनाओं में देखा। उनके जीवन भी बड़ी प्रेरणादायी है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपनी पढ़ाई लिखाई सब बाहर करने के बाद भी उनके अंदर एक लगा कि मैं बिहार को कैसे बदलूं। चूँकि मैं तो सभी स्टेट के, सभी कई प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री को भी सहयोग किया, लेकिन कुछ भी बिहार के लिए नहीं हुआ। तो इन्होंने अपना बेड़ा उठाया, अपना शुरू किया पदयात्रा, और सोचा कि मैंने बिहार को अपने दम पर बदलने का प्रयास करूं। यह यक्ष प्रश्न है कि कैसे बदला जाए, लेकिन बदलने की मदा अगर है तो बदला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने पदयात्रा शुरू किया और एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने जन स्वराज पार्टी रखा है, और हम लोग उनके सिपाही हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग आज नहीं आएंगे तो हमारे आने वाली कई पीढ़ियां इसी तरह से गर्त में चली जाएगी, जैसे 60 साल 70 सालों से हो गई। हम क्रमशः धीरे धीरे पतन की ओर चले गए, हमारी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई। इसीलिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से, कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, सामूहिक रूप से हम प्रशांत किशोर जी के साथ चले, कदम से कदम मिलाकर चले, और हर स्थिति में व्यवस्था परिवर्तन का सहभागी बने। सर हमको लग रहा है कि 1 अक्टूबर या नवंबर में सर चुनाव हो जाएंगे। सर पब्लिक सर क्यों सर जन स्वराज को वोट देंगे? सर जन स्वराज को वोट देने का कारण बहुत सारा है जी। आप देखे होंगे कि जन स्वराज की जब स्थापना हुई या उससे पहले पदयात्रा में बहुत कम संख्याएं होती थी, लोग जानते नहीं थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मेरी
स्वराज पार्टी की एक गाड़ी भी खड़ी हो जाती है, 50-30 आदमी खड़े हो जाते हैं, जानने की उनके अंदर उत्सुकता रहती है कि ये पार्टी है क्या और ये क्या चाहती है। और हम लोग एक सिपाही के नाते प्रशांत किशोर जी के विचारों को उनके सामने रखते हैं और वो प्रभावित होकर जुड़ते चले जाते हैं। एक लंबी श्रृंखला बनती चली जा रही है और दिन दूर नहीं है, 2-4 महीने के बाद जब इलेक्शन में हम लोग आएंगे तो आप देखिएगा कि एक निर्णायक स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि 2/3 बहुमत से भी हम लोग सरकार बना लें और ये निश्चित होगा, क्योंकि जो चीजें प्रशांत किशोर जी किसी की आलोचना नहीं करते, वह फैक्ट्स के साथ काम करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। वो जो बातें कहते हैं वो तर्क संगत होती है और यही कारण है कि जनता ये समझ रही है कि यही एक आदमी है जो शुद्ध है, 100% 24 कैरेट सोना है। इसके साथ जुड़े और हम व्यवस्था परिवर्तन करें, क्योंकि हमने व्यवस्थाएं तो कई देखी हैं। आपने देखा है पहले कांग्रेस की सरकार रही, बाद में लालू जी की सरकार रही, उसके बाद में नीतीश कुमार की सरकार रही। सब बीमारू स्थिति, बहुत सारे हमारे बाद के जो स्टेट्स हैं या बहुत सारे स्टेट अपनी स्थिति पर विकास की एक स्थिति गाथा गिन रहे हैं, लेकिन हम वही बीमारू स्टेट में हैं और हमारी सभी तरह से पतन होता जा रहा है, जिसको हम बाद में आपको बता सकते हैं, बताएंगे। मेरा कुछ क्वेश्चन है सर, जनसुराज से जुड़े हुए हैं कि जनसुराज आने के बाद क्या करेंगे सर? हम कुछ क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। मेरा क्वेश्चन है सर, ये बिहार से सर प्लान कब तक बंद हो जाएगा? देखिए, बिहार का पलायन एक दिन का नहीं है। पलायन का पहले मूल कारण समझिए। पलायन किस स्थिति में होता है? जब आदमी को रोजी रोटी की व्यवस्था स्थानीय नहीं मिलती है तो वह आदमी किसी दूसरे प्रांत में, पहले तो किसी दूसरे गांव में, कोई शहर में, फिर शहर में भी नहीं मिलती है तो किसी दूसरे प्रांत में जाता है। कारण कि पेट तो नहीं रह सकता भूखा, इसीलिए वो बाहर जाते हैं, जिसे हम पलायन कहते हैं। अब पलायन के कारण कई हैं, पलायन कई तरह के हैं। जैसे आपको कहूं, पूंजी का पलायन, दूसरा है बुद्धि का पलायन जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, और तीसरा है श्रम का पलायन। अगर बुद्धि का पलायन कहे जिसके ब्रेन ड्रेन कहते हैं, तो बिहार के में जन्मे हुए बहुत सारे असंख्य लोग जो अपने मेहनत के बल पर, सरकार की योजनाओं के बदौलत नहीं, अपने मेहनत के दम पर उन्होंने एक मुकाम पाया और बाहर गया और बाहर की तुलना में यहाँ का देखा तो वहीं बस गया। उनके अंदर टीस है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी के साथ जब ओवरसीज की कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी तो बहुत सारे अपने दर्द उन्होंने छलकाए। तो ऐसी स्थिति में वो बाहर बस गए। उनकी इच्छा अभी भी रहती है कि वो बिहार में आए। तो बुद्धि का पलायन, यदि उनका जो बुद्धिमान लोग अगर जिस समाज में नहीं रहेंगे तो समाज क्या होगा? कुंठित हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, असहाय हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में बुद्धिमान का होना जरूरी है। दूसरा है पूंजी का पलायन। आप जानते हैं कि बिहार की जनता, ज्यादातर नौजुवक हमारे जो नॉन स्किल्ड और बुद्धिजीवी सब बाहर रहते हैं और अपने कमाई का हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा वो को बैंक के माध्यम से घर भेजते हैं, लेकिन उस पैसे को बैंक हमारे यहाँ न इन्वेस्ट करके वो बाहर के लोगों को ऋण दे देती है। और अगर वही रुपया, चूंकि अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कह रहा हूं कि अगर वही रुपया कम ब्याज पर अगर जनता को मिल जाती है जो अपने रोजी रोटी के लिए कुछ अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, तो वह भी अपने जीवन यापन में, क्योंकि व्यक्ति अगर उन्नत होता है तो समाज उन्नत होता है, समाज होता है तो एक राज्य उन्नत होता है, राष्ट्र उन्नत होता है। ऐसे में तीसरा है श्रम। श्रम का पलायन के बारे में तो जितना भी कहें वो बहुत ही कम है, क्योंकि श्रम का कोरिलेशन आपके सामाजिक जीवन में भी है। एक बच्चा जो शादी किया दूसरे दिन वो चला जाता है बाहर कमाने, महीनों बाहर रहता है, इसमें सामाजिक कुरीतियां सालों भर बाहर रहता है। और वो किस स्थिति में जाता है, उसको क्या वहां झेलना पड़ता है, लेकिन अपने जिम्मेवारियों को निभाने के लिए, अपने माँ बाप, अपने पत्नी, परिवार को निभाने के लिए वो सब त्याग करके वहां निभाने के लिए जो कमाई करके भेजता है वो बहुत ही अतुलनीय वो कमाई है। और उस कमाई का उपयोग सही, क्योंकि बाहर रहता है तो उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे वैसे ही हो जाते हैं जो फिर वही एक पीढ़ी फिर गैप हो जाती है और मजदूर ही बनकर रह जाता है। तीसरा श्रम, पूंजी और
श्रम का पलायन और बुद्धि का पलायन इस तरह से होता है। सबसे बड़ी निंदनीय बात तो ये है, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम ट्रेन दिया है यहाँ से श्रमिक भाइयों को गुजरात में जाने के लिए। कब तक ये हम झेलेंगे? ऐसा होना चाहिए कि गुजरात के लोग यहाँ आए, लेकिन यहाँ उस स्थिति में रखा नहीं, जानबूझ करके हमें अनपढ़, हमें गुमराह किया गया और हमारी स्थिति नाजुक होती चली गई। हमारे श्रमिक क्यों बाहर जाएंगे? आप जानते हैं कि मेहनत करने से श्रम से उत्पादन होता है, उत्पादन से विकास होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट से वो क्या होता है कि विकास का कारण बनता है, जैसे औद्योगिक इन्वेस्टमेंट हुआ, और पूंजी बचत से उसकी जीवन यापन होती है। ये तीनों चीज की श्रृंखला टूट जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पर उस श्रमिक को यहाँ पर पूंजी, वहाँ नौकरी का अवसर मिले, कम ही आय का हो, अवसर मिले, कम रेट पर उसको ब्याज मिले, ताकि उसको वहाँ यहीं रह करके करे। अगर 20,000 बाहर कमाता है, अगर 10,000 भी यहाँ होता है। इसीलिए हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि इस छठ में जो भी आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। यदि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो हम यहीं पे 10 से 20,000 के नौकरी की व्यवस्था करेंगे और हम यहीं रखेंगे। इससे जुड़ा बहुत सारे चीजें हैं। आप उस दयनीय स्थिति को आप बयान हम नहीं शब्दों में कर सकते। यह और ये सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद 60 सालों तक, 70 सालों तक, 75 सालों तक ये भिन्न भिन्न सरकारें रहीं, लेकिन किसी की दूरदर्शिता इतनी नहीं रही कि हम यहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था करें, उद्योग धंधा करें। उद्योग धंधा जो भी था, चीनी मिल, वो बंद कर दिए गए और उस जमीन का बंदरबाट हो गया, वो आप सब जानते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कहे थे कि अगली बार आएंगे तो हम चाय यहीं इसी मिल का पियेंगे, लेकिन क्या हुआ उनके वादे? तो ऐसी स्थिति में वादे कहीं पूरा होने वाले वादे नहीं, वो जुमले होते हैं। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, आ जाएगी। भाई 11 साल आपकी हो गई सरकार की, आपने क्यों नहीं विदेश से वो पैसे मंगाए, या विदेश से मंगाए तो कहाँ रख लिए? उसको जनता में बांटते तो हम सभी आज खुशहाल होते। अगर तुलनात्मक दृष्टि से कहें तो गुजरात की प्रति व्यक्ति आय, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात की प्रति व्यक्ति आय आपको 2,72,000 प्रति व्यक्ति है सालाना, और बिहार की 66,828 है। अब सोच लीजिए कि महीने में कितना अंतर हो गया। अगर 5,000 रुपये अगर किसी को मिलता है महीने में, तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? गुजरात में 2,72,000 है, उससे आप महीने में बांट लीजिए। तो ये असंतुलन क्यों? आर्थिक सामाजिक असंतुलन तो समझ में आती है, लेकिन आर्थिक असंतुलन जनता नहीं समझती है और उनको खून चूस लिया जाता है। यही कारण है कि हमारे लिए वो श्रमिक ट्रेन देते हैं, न कि बुलेट ट्रेन देते हैं। ठीक है सर, कहीं ना कहीं तो ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कहीं ना कहीं तो यही सोच रहे हैं ना कि बिहार के हर एक जनता के गुजरात में ही काम करे। ये उनकी, वो देखिए, हम किसी कास्टिज्म की बात नहीं करते हैं, वो बहुत चतुर आदमी है, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री जो 11 साल से सेवा में हो और बिहार में आकर कहता है कि मैं आपको 1,25,000 लाख रुपए समथिंग देता हूं। इससे क्या होगा? वो कहाँ गई रुपए? अगर वो आता तो क्यों नहीं? वादे तो बहुत सारे उन्होंने किए। यहाँ तक कि जनगणना कराया उन्होंने, एक नीतीश कुमार जी ने जनगणना कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्रति बीपीएल परिवार जो भी गरीबी रेखा से नीचे होगा, हम सबको 2-2 लाख रुपया देंगे। तो उन्होंने क्या हुआ? जनगणना जो हुआ था, क्या आपको घर पे जनगणना कर रहा है? नहीं, वो जनगणना तो केवल एक बॉन्डर था। वो जनगणना क्यों ऐसे हुआ? नहीं, क्यों? इसलिए था कि जातीय आधार पर हम समाज को बांटे और वोट का लाभ ले। लेकिन बिहार की जनता बड़ा समझदार है, वो जातीय आधार पर अब बंटने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि न जाति धर्म पर, आपने जात के आधार पर के वोट दे दिया, धर्म के आधार पर भी दे दिया, लेकिन इस बार आप अपने बच्चों को देखकर करें, क्योंकि आपके दादाजी भी एक नौकर थे, श्रमिक थे, आप भी हैं, आपके पोता, और पता नहीं आगे जाने वाली संतति कैसी होगी, वह किस स्थिति में जिएगा, उसका कैसे सर्वाइवल होगा। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि व्यवस्था परिवर्तन करें। आपको सारी सुविधाएं, प्रशांत किशोर जी वादा करते हैं कि अगर 1 से 15 साल के बच्चे को अगर न्यू बना करके दे दी जाए पढ़ाई लिखाई की,
तो वह आगे चलकर वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा अगर उसको निजी विद्यालयों में पढ़ाया जाए। देखिए शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन निजी विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में बेसिक अंतर क्या होता है? नौकरी तो वो दोनों करते हैं, एक की तनख्वाह निजी की कम होती है, सरकारी की ज्यादा होती है। उनसे काम लेने का तरीका इनको नहीं पता है, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में चले जा रहे हैं। यहाँ तक एक बता दूं अजीब सी बात है कि उन्होंने नई नियुक्ति, जिसकी सर्विस 20 साल हो गई, वैसे शिक्षक जो 4 लाख 5 लाख है, उन शिक्षकों को एक हाथ से 15 लाख, औसतन 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने ग्रेच्युटी खा गया। उनकी सर्विस 15 साल की 20 साल की सर्विस को नई सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि शिक्षक समझाए इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा है, ये सामने से पेट में लात मारने वाली बात है। उसका ग्रेच्युटी क्या होता है? किसी एम्प्लॉय के भविष्य की, यानी उसके बुढ़ापे का सहारा होता है, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये प्रयोग, शिक्षा को एक प्रयोगशाला